सोचिए, जो भक्त हैं, जो संविधान और कानून को नहीं मानते हैं और जिनका आका जो है ये मनुवादी और जातिवादी मीडिया है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं। मुसलमानों पर हिंसे का दौर जारी है। लगातार मुस्लिम समाज को सोशल मीडिया में टारगेट किया जा रहा है। कभी थूक जिहाद, कभी लब जिहाद, कभी जमीन जिहाद, इस तरह के एडजेक्टिव दिए जा रहे हैं और उनको बदनाम किया जा रहा है। कोरोना में किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया। और सोचिए, समय समय पर इनके नए स्टार उभरते हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी तो फिर भी समझ में आता है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इनके स्टार कभी इजराइल भी हो जाते हैं। और अब आजकल भक्तों के नए जो पापा हैं, वो पौपो जो हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई हैं। सोचिए, एक उड़ीसा में तो एक भक्त जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लिखा कि सलमान खान के तरह अब राहुल गांधी भी निशाने पर होना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई के। सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द लिखे गए। उसके बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि बाइपोल होना था, चुनाव होना है 10 विधानसभा सीटों पर, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में लगभग 47 सीटें बीजेपी हार गई थी, इसीलिए दंगा कराया गया। क्या है अखिलेश यादव के पास सबूत, ये भी बताऊंगा। साथ ही 30 अक्टूबर को, सोचिए 30 अक्टूबर को ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बामन मेश्राम ने ऐलान किया, लेकिन जब से एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग होती है और ईवीएम पर किसी तरह से चुनाव नहीं होना चाहिए, मैं टेक्नोक्रेट हूं इसलिए मैं ये सारी बातें जानता हूं। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी बहस तेज हो गई है, लेकिन बामन मेश्राम लगातार ईवीएम के खिलाफ लड़ते रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो कभी बोलती है, कभी चुप रहती है। ईवीएम अभी भी उसके लिए राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे 50% रिजर्वेशन का कैप हटाना हो, ये कांग्रेस अपने हिसाब से, बीजेपी सत्ता में है वो तो चाहती नहीं है कि हो, कांग्रेस भी सत्ता में थी तो नहीं चाहती है कि ये हो। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर चुप रहते हैं और जब उनको फायदा हो तो बोलते हैं, नहीं फायदा हो तो नहीं बोलते हैं। वही महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे, एक बार फिर से कांग्रेस की वजह से बीजेपी चुनाव जीतेगी तो असली बी टीम कौन हुई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खबर, आजकल लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो भक्तों के बड़े पौपौ हैं। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई पर कई सारे हत्या के आरोप हैं। वो खुद हत्या के आरोप लेता है। टेलीविजन चैनल एक एबीपी न्यूज के एक चंडीगढ़ के पत्रकार हैं, उनको तो बाकायदा वो जेल से भी इंटरव्यू देता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के सो कॉल लॉरेंस बिश्नोई, पता नहीं वो लॉरेंस बिश्नोई एक प्यादा है या कल भी मैंने आपको बताया था, या सही में उसको लॉरेंस बिश्नोई को ही फंसाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो खास है, बिश्नोई समाज के जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। बिश्नोई समाज बिल्कुल इसको भक्तों की तरह नहीं ले रहा है। बिश्नोई समाज के एक बड़े धर्मगुरु ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भी बच्चा है और हमें उससे भी सहानुभूति नहीं है और हमें सलमान खान से भी सहानुभूति नहीं, जिस पर हिरन के मारने, काला हिरन के मारने का केस चला था, बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए। तो ये एक नपा तुला और बहुत ही मैच्योर जो है वो बयान आया है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का भी बयान भक्तों से ज्यादा मैच्योर मैंने देखा। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जो भी कर सकता हूं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सलमान खान माफी मांग ले। एक मंदिर का लोकेशन बताया जो बिश्नोई समाज का मंदिर है, एक मंदिर पर आकर वो माफी मांग ले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये भी बड़ा नपातुला और बैलेंस्ड बयान है। लेकिन भक्तों का तो पूछिए मत। भक्तों को हिंदू मुस्लिम का नया तरीका मिल गया है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला में भी वो आरोपी हैं, वहां भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। उसके बाद अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब भक्त ने राहुल गांधी को टारगेट किया। उड़ीसा में एक मोहंती नाम के शख्स ने, जिसका टाइटल मोहंती है, उसने सीधे सीधे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अब राहुल गांधी को भी अपने लिस्ट में ले ले। सलमान खान जैसे लिस्ट में है प्रायोरिटी में, वैसे राहुल गांधी ले ले। मुनव्वर फारूकी भी लिस्ट में है। तो हिंदू मुस्लिम का नया तरीका है। लेकिन राहुल गांधी पर अब इस तरह के बयान है। उसके बाद वहां के यूथ एनएसवाई के नेताओं ने उस पर एफआईआर कराया। उसके बाद तुरंत वो माफी मांगने लगा। तो वो माफी मांगने लगा है तो सोचिए इस तरह के मामले बढ़ गए हैं। 13 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। उसके बाद 20 को भी झारखंड में चुनाव है और आपको बता दें कि
23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन कई सारे राज्य हैं जहां बाईपोल भी चुनाव होना है, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर बाईपोल चुनाव होना है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव को देखते हुए जानबूझकर बहराइच में हिंसा और दंगा कराने की कोशिश हुई थी और ये सब कुछ साजिश के तहत था, प्लानिंग की गई थी, लेकिन ये दंगा असफल रहा। मैं आपको बता दूं कि हाल के दिनों में जिस तरह की SC, ST, OBC और किसान समाज में जागरूकता आई है, वो किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम करने के पक्ष में नहीं है। वो सांप्रदायिक दंगा में शामिल नहीं हो रहे हैं और यहीं से दंगे की राजनीति को जो है वो बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, सोचिए अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्तों में भी एक्सट्रीमिस्ट हैं और उस पक्ष में एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनका काम ही सांप्रदायिकता से चल रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन इस देश में SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा न हो, जातीय हिंसा न हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग कल तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, जिनको फायदा हो रहा था, उनको भी समझ में आने लगा है कि एक बड़ा तबका है SC, ST, OBC जिसकी आबादी मोर देन आपको बता दें कि 70% है, वो किसी भी कीमत पर इस तरह के अब दंगे में शामिल होना नहीं चाहता। उसकी प्राथमिकता पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, बड़ा सुधार है सोशल मीडिया की वजह से। और जो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो भी हिंदू मुस्लिम में अब दम तो लगा रही है, लेकिन उनका हिंदू मुस्लिम अब हो नहीं रहा है। इसलिए वो कभी लॉरेंस बिश्नोई के बहाने तो कभी इस तरह के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं EVM का मुद्दा जो है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब बामन मेश्राम ने बड़ा ऐलान किया है कि वो भारत बंद करेंगे EVM को लेकर। लेकिन EVM को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से EVM को लेकर जिस तरह से एलन मस्क का बयान आया है, एलन मस्क ने जिस तरह की बातें कही है, वो कहीं ना कहीं EVM के खिलाफ विरोध करने वालों को बल देता है। और ये तो तय है कि अब किसी भी कीमत पर EVM को कोई डिफेंड करने नहीं आ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट ने कहा है कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए। सोचिए कि लोग कोट कर रहे हैं कि जो एलन मस्क सैटेलाइट लॉन्चर को वापस बुला ले सकता है, खुद उसने कहा, एलन मस्क ने कहा कि मैं बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट हूं, तो EVM के मुद्दे पर तो अब कोई नहीं बोल सकता है। EVM, मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस ने इसको लॉन्च किया, वाजपेयी ने इस पूरे देश में चुनाव कराया और इसको लेकर 30 अक्टूबर को सबसे बड़ी घोषणा की गई है। और 30 अक्टूबर को बामन मेश्राम ने EVM के खिलाफ जो है वो देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। तो बहुजन समाज के लोग या बहुजन दल, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि हमें 90 सीट भी आ जाए, 80 सीट भी आ जाए, 100 सीट भी आ जाए, लेकिन हम EVM के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा बदलता रहता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आडवाणी किताब लिख रहे थे, GL नरसिम्हा किताब लिख रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी EVM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वीवीपैट लगाइए, इसका मतलब EVM भरोसेमंद नहीं है। लेकिन जैसे सत्ता में ये लोग आ जाते हैं तब तक EVM पर ये बात नहीं करते हैं। उसी तरह से राहुल गांधी अपनी स्वेच्छा से जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। जब UPA 1, UPA 2 की सरकार थी तो बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे उठाती थी, हुकुमदेव नारायण यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे लोग। लेकिन जब ये सत्ता में है तो फिर इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को ही इस पर प्रायोरिटी पर बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, राहुल गांधी ने फिर से एक बार जाति जनगणना, संविधान की रक्षा को मुद्दा बनाया है, लेकिन वो उस पर बहुत ईमानदार नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार कर्नाटक में काम नहीं कर रही है, तेलंगाना में नहीं कर रही है, हिमाचल में नहीं कर रही है, तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बहुजन दल में जो है वो राय लगभग बन रही है। नीतीश कुमार और RJD जब गठबंधन में थी तो उसने ये काम भी किया, वहाँ रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, जाति जनगणना कराया गया था, जिसमें पता चला कि जनरल कैटेगरी की संख्या सिर्फ 10% है और 90% SC, ST, OBC के लोग हैं। उसके हिसाब से संसाधनों का बंटवारा हो। लेकिन वहीं बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए, उस पर हाईकोर्ट में रोक लग गई। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर ही सही, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के लीडरशिप को इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।